दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सब आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की चौथी क्लास है, ठीक ना। एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की चौथी क्लास है और इसमें हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं व्हाट इज ए मेटाफिजिक्स, व्हाट इज ए एपिस्टेमोलॉजी, व्हाट इज ए एक्सोलॉजी, ठीक ना। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा क्या होती है। फिलोसफिकल जो कॉन्सेप्ट है आपका एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे निकल कर क्वेश्चन उस आपके एग्ज़ाम में देगा यहाँ से, ठीक ना। ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक ना। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कोर्सेज पॉइंट अपने चैनल का, तो मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्यूरीज रहता है, वो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक ना। तो आप लोग जो पूछना चाहते हैं, जैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको कुछ चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा और मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिएगा। ग्रुप एडमिन होते हैं ग्रुप में ना, तो एडमिन को पर्सनली मैसेज कीजिएगा क्योंकि वही आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। और क्या होता है कि ऐसे अगर आप पूछते हैं तो फिर ग्रुप में थोड़ा डिस्टर्बिंग होती है। कई लोग रिप्लाई देने लगते हैं, वो सही नहीं देते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि अदर आउट ऑफ स्टडी डिस्कशंस भी होने लगती हैं जो कि उचित नहीं होती हैं। मैंने 1-2 लोग को रिमूव भी किया था इसीलिए। तो ग्रुप की मर्यादा भी रखनी है। और अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज हो तो मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो पर्सनल मैसेज कीजिएगा। और बाकी ऐसे नॉर्मली इन्फॉर्मेशन कुछ होगा तो बाकी आप अपना डिस्कशन ग्रुप में करने के लिए एकदम फ्री हैं, कोई भी वैसा नहीं है, आप बात कर सकते हैं, ठीक ना। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर ऑथेंटिक अपडेट इसी चैनल पर और आपको टेलीग्राम के द्वारा मिलेगी, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो देखिए तत्व मीमांसा क्या होता है। तत्व मीमांसा तथा शिक्षा दर्शन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दर्शन की 3 शाखाएं होती हैं, ठीक ना। दर्शन की 3 शाखाएं होती हैं। 3 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। पहला होता है मेटाफिजिक्स, दूसरा होता है एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा होता है एक्सियोलॉजी, ठीक ना। तो सबसे पहला हम लोग तत्व मीमांसा पढ़ रहे हैं। तो तत्व मीमांसा क्या है। सृष्टि, सृष्टि यानी ये संसार, ये जो वर्ल्ड है आपका, ये वर्ल्ड को किसने बनाया है, ठीक ना। सृष्टि का निर्माता कौन है और सृष्टि को जो बनाया है तो क्यों बनाया है और कहाँ से बनाया है, कैसे बनाया है। सृष्टि के अंतर्गत जितने भी तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चनों का आंसर मेटाफिजिक्स में दिया जाता है, यानी कि तत्व मीमांसा में दिया जाता है। मीमांसा मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ का विश्लेषण, ठीक ना। मतलब जानने की जिज्ञासा, आप जिज्ञासा से भरे हुए हैं तो आप मीमांसात्मक हैं, ठीक ना। तो यानी कि सृष्टि कैसे बना है ये हमको जानना है, इसका हमको विश्लेषण करना है, तो क्या वो तत्वमीमांसा के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो देखिए क्या हुआ कि जैसे ही प्रजातंत्र हमारे देश में लागू हुआ तो प्रजातंत्र के बाद लोग ये नहीं मानते हैं कि सृष्टि को भगवान ने बनाया है, ठीक ना। लोग मानते हैं कि सृष्टि का वैज्ञानिक तरीके से निर्माण हुआ है, जैसे बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है उस टाइप से। तो जब प्रजातंत्र लागू हुआ तो कई विचारधाराएं आने लगी। एक सृष्टिवाद की विचारधारा थी कि सृष्टि को भगवान ईश्वर ने बनाया है, और दूसरा विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने बताया था कि एक सूक्ष्म कोशिका से इस संसार का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार की कई विचारधाराएं आने लगी, ठीक ना। तो जब कई विचारधाराएं आने लगी तो अध्यात्मवाद कमजोर पड़ने लगा। भाई अब अगर विकासवाद का सिद्धांत आ जाता है कि विज्ञान के चलते इस संसार का निर्माण हुआ है, तो फिर जो भगवान का अस्तित्व हो तो थोड़ा कम होगा ना, कि फिर हम भगवान का पूजा क्यों करें जब संसार विज्ञान के तहत आया है। तो ठीक ना। तो इस तरीके से ये अध्यात्मवाद कमजोर पड़ने लगा। फिर अब देखिए हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए तत्व मीमांसा के अनुसार, ठीक ना। हम अपने शिक्षा में से तत्व मीमांसा में बताई गई जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो विशेषताएं हैं, जो बातें हैं,
उसको इंक्लूड करेंगे कि बिना तत्व मीमांसा के अपने शिक्षा की रूपरेखा को तैयार करेंगे। तो शिक्षा में हमको दोनों चीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यदि हम सिर्फ विज्ञानवाद को ही शिक्षा में डाल देते हैं तो लोग सुखों की तरफ भागेंगे कि हमको सुख प्राप्ति हो, और लोगों के अंदर नैतिक गुणों का विकास नहीं होगा। वो लालची बनते जाएंगे, अपराधी बनते जाएंगे, सुख के लिए कुछ भी कर देंगे। तो इसलिए हमें ईश्वरीय गुणों का भी व्यक्ति में लाना बहुत ज़रूरी है। तो संसार की यथार्थता प्लस संसार की असारता यानी ईश्वरीय गुण प्लस विज्ञानीय गुण, दोनों को हमको मिलाकर शिक्षा का रूपरेखा तैयार करना होगा। और दोनों का ये रूप कैसा होगा? दोनों का ये रूप औसत होगा, यानी संसार की यथार्थता भी बराबर मात्रा में होनी चाहिए और संसार की असारता भी बराबर मात्रा में होनी चाहिए, औसत होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ज़्यादा होगा तो फिर ये संसार अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए तत्व मीमांसा, मतलब देखिए तत्व मीमांसा में जो भी अवधारणाएं दी गई हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसमें से जब हम शिक्षा की रूपरेखा तैयार करेंगे तो वांछनीय पदार्थों से लाभ ले सकते हैं जो उपयुक्त हैं। जैसे नैतिक मूल्यों को निकाल सकते हैं, नैतिक गुणों को निकाल सकते हैं, व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण जिस प्रकार से करता है जिन तत्वों से, उनको निकाल सकते हैं। तो जो चीज़ें उचित हैं उनको हम उससे निकाल कर शिक्षा में डालकर तत्व मीमांसा से लाभ ले सकते हैं, ठीक ना। तो मेटाफिजिक्स आपका क्लियर हो गया होगा। आइए बात कर लेते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा तथा शिक्षा दर्शन। अब ज्ञान मीमांसा में क्या होता है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि ईश्वर को संसार को ईश्वर ने बनाया है, तो इसका हमको एकदम गहरा अध्ययन करना है, मतलब इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, इसका विश्लेषण करना है, इनका जो तथ्य मिले हैं उन तथ्यों का विश्लेषण करना है, तो ज्ञान मीमांसा में ही करते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो देखिए पहले क्या होता था, ईश्वरीय प्रेरणा से भी ज्ञान मिल जाता था। साधु संत विचारक ज्ञानी क्या होता था, तपस्या करते थे, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी थे। लेकिन क्या सभी व्यक्ति ईश्वरीय प्रेरणा के ही भरोसे बैठ जाएं कि हमको भी एक दिन ज्ञान मिलेगा और हम भी नॉलेजेबल हो जाएंगे? अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबको तो ईश्वरीय ज्ञान मिलने जा नहीं रहा है, सबको ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिलेगा, तो बाकी के लोग ऐसे ही रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा, शिक्षक का इम्पोर्टेंट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ईश्वर से ही हमें ज्ञान मिल जाएगा तो फिर शिक्षक किस लिए हैं? और जो लोग हैं उनको उनकी निरर्थकता बढ़ जाएगी, यानी कि वो एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो ईश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे। और हर व्यक्ति को तो तपस्या करने से ज्ञान मिल नहीं जाएगा, किसी किसी को मिलता है। फिर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है ज्ञान मीमांसा का, कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु जरूर चाहिए, ठीक ना। प्राचीन काल में गुरु का महत्व तो मतलब वो होता था जो आध्यात्मिक होते थे, जिनके नैतिक गुण चारित्रिक गुण बहुत ही उच्च कैटेगरी के होते थे, उनको गुरु बोला जाता था, ठीक ना। आज के टीचर को गुरु नहीं बोला जाता है, ठीक ना। वो एज अ मतलब हमको गाइड करने वाले होते हैं जो आज के शिक्षक हैं, ठीक ना। तो इसमें शिक्षक का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि प्राचीन काल में गुरु महत्वपूर्ण स्थान में होते थे, ठीक ना। गुरु ही शिक्षार्थी को कंट्रोल करते थे, ठीक ना। तो पहला क्या होगा कि ईश्वरीय प्रेरणा से हम ज्ञान प्राप्त करते थे। दूसरा कि बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं, गुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था लागू हुई। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अध्यापक आने लगे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे शिक्षक मिलते हैं, ठीक ना। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्या हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा हो गया, कि बच्चों के हिसाब से हम लोग एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे। बच्चों की जिस चीज़ में रुचि होगी, अभिवृत्ति होगी, मनोवृत्ति होगी, उसके हिसाब से हम लोग करिकुलम को बनाएंगे, और वैसा करिकुलम बना के हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लाएंगे, ठीक ना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या था, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता था। टीचर उसके सामने ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि बच्चा उस चीज़ को करे और करके सीखे, यानी कि सेल्फ अनुभव, यानी कि स्वयं अनुभव करके बच्चा को सिखाने के विधि पे जोर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ही टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर भी आ गए। आप लोग देख रहे होंगे आज पढ़ने के लिए हमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। आज हम लोग यूट्यूब के द्वारा पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के हम लोग बहुत सारा आर्टिकल या फिर ब्लॉग्स वगैरह देख के पढ़ लेते हैं। मतलब कि विभिन्न टेक्निकली रूप से हमको बहुत सारे कंटेंट एजुकेशन से रिलेटेड मिल जाते हैं, जिनकी सहायता से हम अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एक
शिक्षक की कमी पूरा कर पाएगा। हम कंप्यूटर से पढ़ तो लेंगे लेकिन रागात्मक संबंध पैदा नहीं होगा। रागात्मक संबंध से क्या तात्पर्य है? एक शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध होता है, जो जुड़ाव होता है, वो क्या पैदा हो पाएगा? आप मान लीजिए कि ऑनलाइन वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं और आप को 1 घंटे पढ़ना है, मान लीजिए आप 20 मिनट में ही सो गए, तो क्या कंप्यूटर आपको बोलेगा कि उठ जाओ उठ जाओ? वो तो निर्जीव है, वो तो आपको नहीं ना बोल सकता कि उठ जाओ। तो जो आपका शिक्षक होता है वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपको 1 घंटे तक पढ़ाएगा, बोलेगा बेटा उठो तुमको 1 घंटा पढ़ना है। तो रागात्मक संबंध क्रिएट नहीं कर सकता कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके साथ अंतःक्रिया भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर आपको कुछ बोल नहीं पाएगा कि उठ जाओ या ध्यान से पढ़ो, तुम्हें नींद आ रही है। मानवीय भाव भी कंप्यूटर के पास नहीं होता है। तो इस हिसाब से अध्यापक का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यदि हमें रियल एजुकेशन चाहिए और अच्छे से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है तो शिक्षक हमें चाहिए, ठीक ना। तो ज्ञान मीमांसा में क्या क्या बताया गया है? ईश्वरीय प्रेरणा से ज्ञान प्राप्त होता था पहले, फिर उसके बाद गुरु आए, फिर अध्यापक आए, अध्यापक के बाद बाल केंद्रित शिक्षा आंदोलन आया, फिर आज टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का जनरेशन है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है? लास्ट है आपका एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा में क्या है कि देखिए हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं, मान लीजिए हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो हमारे पास कई मूल्य आएंगे। जैसे देखिए एक चोरों के भी मूल्य होते हैं, एक अपराधियों के भी मूल्य होते हैं और एक तरफ वहीं अधिकारियों के भी मूल्य होते हैं। तो हमें मूल्यों में फ़र्क कर पाएँ, जैसे मूल्यों में हम चॉइस कर पाएँ कि कौन सा मूल्य प्रॉपर है और कौन सा मूल्य अनप्रॉपर है, और उसी के हिसाब से हम अपने मूल्य का चयन कर लें, यही मूल्य मीमांसा है, ठीक ना। मूल्यों को पहचानने का जो दृष्टिकोण है वही मूल्य मीमांसा है। मूल्य मीमांसा में शिक्षा दर्शन का क्या रोल है? मूल्य मीमांसा से शिक्षा में क्या डाल सकते हैं? तो मूल्य मीमांसा में हम शिक्षा में इथिक्स के विशेषताएं डाल सकते हैं, नैतिक गुणों को डाल सकते हैं कि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व कैसे क्रिएट करेगा, किन नीतिगत नियमों को वो अपने जीवन में फॉलो करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए मूल्य मीमांसा 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्वर्ती मूल्य, एक परिवर्तीय मूल्य। अंतर्वर्ती मूल्य को ही इंट्रिंसिक मूल्य भी कहा जाता है, इन्हें ही स्वतः मान मूल्य भी कहा जाता है। देखिए अंतर्वर्ती मूल्य साधन नहीं होती, ये साध्य होती हैं। यानी कि अंतर्वर्ती मूल्य में वो मूल्य आते हैं जो जीवन के उद्देश्य हमारे होते हैं, ठीक ना। वो साधन नहीं होते हैं, वो उद्देश्य होते हैं। जैसे कि मोक्ष, मोक्ष इंसान को प्राप्त करना जीवन का परम उद्देश्य होता है। सत्य को साथ में लेकर चलना भी परम उद्देश्य होता है। शिवम भी मनुष्य का आखिरी ही उद्देश्य होता है। फिर इसके बाद परिवर्ती आता है, एक्सट्रिंजिक मूल्य, उपकरणीय मूल्य भी इन्हें कहा जाता है। ये साधन होते हैं, इनकी सहायता से हम अंतर्वर्ती मूल्यों को प्राप्त करते हैं, ठीक ना। परिवर्ती मूल्य में कौन कौन से आते हैं? श्रम आता है, ईमानदारी आता है, निष्ठा आता है। यदि हम श्रम को साथ में लेके चले, यदि हम ईमानदारी को साथ में लेके चलें तो हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, हम सत्य का भी साथ दे सकते हैं। ये बताइए अगर आप ईमानदारी से नहीं चलेंगे तो क्या सत्य का साथ दे सकते हैं? नहीं ना दे सकते हैं। तो अंतर्वर्ती मूल्यों को प्राप्त करने के लिए हमें परवर्ती मूल्यों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानार्जन, ज्ञान प्राप्त करना होता है ना। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है, जो कि स्पेंसर के द्वारा है। ये 1 नंबर में आपका पूछ सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास किसके द्वारा बोला गया, तो स्पेंसर के द्वारा। सत्य की खोज शिक्षा का उद्देश्य है, प्लेटो के हिसाब से। ये भी आपका 1 नंबर में पूछ सकता है, ठीक ना। तो देखिए हम कैसी शिक्षा बनाएंगे कि उससे ज्ञान भी अर्जन कर सके, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी कर सके, सत्य की खोज भी कर सके। तो उस शिक्षा में हमारे मूल्य भी निहित होने चाहिए, हमारे ज्ञान मीमांसा के आधार पे ज्ञान के पर्याप्त साधन भी होने चाहिए, और तत्व मीमांसा के हिसाब से हमारे विज्ञान और धर्म दोनों को साथ लेके चलना होगा। तो फाइनली देखिए क्या होगा, फाइनली मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हमारे एजुकेशन का डायग्राम होगा, यानी कि रूपरेखा हम बनाएंगे एजुकेशन का, तो उसमें तत्व मीमांसा के तहत हम क्या लेंगे? साइंस, साइंस प्लस धर्म या आध्यात्म कह लीजिए, इन दोनों के गुणों को डालेंगे। फिर ज्ञान मीमांसा के तहत हम क्या डालेंगे? ज्ञान प्राप्त करने के पर्याप्त साधन को डालेंगे, ठीक ना। पर्याप्त साधन में क्या होगा?
उसमें अध्यापक भी होंगे और हमारे टेक्नोलॉजी सिस्टम जितने विकसित हो रहे हैं वो भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। फिर मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम क्या डालेंगे, इथिक्स के जो गुण हैं, जो जीवन के नैतिक गुण हैं, आध्यात्मिक गुण हैं, उनको हम इंक्लूड करेंगे और विषय को मूल्यपरक विषय बनाएंगे कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएं लड़का उसमें मूल्य क्रिएट कर सके, यानी उचित अनुचित को पहचान सके और उससे अपने एक मूल्य का निर्माण कर सके कि यदि ये नॉलेज मैं ले रहा हूँ तो मैं इसको सार्थक किस प्रकार बना सकता हूँ, क्योंकि कोई भी नॉलेज मूल्य के द्वारा ही सार्थक बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो यही आज का वीडियो था, थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। और आप लोग लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगे एमएड एंट्रेंस एग्जाम पे। बीएड बेस्ड जितने भी टॉपिक हैं मैं सारे आपका कवर करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम आते आते तक। आप लोग वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और जैसे ही एमएड एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं आप लोग को दूंगा, ठीक ना। और व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा।